नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कुछ दूरी पर पुलिस रही मौजूद और अपराधियों ने एक डॉक्टर के घर पर बोल दिया धावा। हथियार के बल पर परिजनों को बंधक बनाकर लूट लिया नकदी, जेवर समेत 30 लाख की संपत्ति। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। 1.5 दर्जन युवकों को फर्जी एयर टिकट और वीजा देकर भेज दिया दिल्ली। कंसल्टेंसी कार्यालय में छापा पड़ते मच गया हड़कंप। और लाठी डंडे और लात घूंसों से पिटता रहा एक युवक और तमाशबीन बने रहे लोग। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हुई एक्टिव। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। हैरानी वाली बात है कि घटनास्थल से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन पुलिस वालों को डकैती की भनक तक नहीं लगी। डकैतों ने एक डॉक्टर के घर को निशाना बनाते हुए नकदी, जेवर सहित करीब 3 लाख की संपत्ति ले गए। मामला सदर थाना के भिकनपुरा का है। रविवार की देर शाम 4 नकाबपोश अपराधियों ने डॉक्टर राजीव कृष्ण के घर में घुसकर पत्नी, बुजुर्ग पिता, मां एवं एक बच्ची को करीब 70 मिनट से अधिक समय तक हथियार के बल पर बंधक बनाए रखा। 25 लाख के आभूषण और 3 लाख रुपए कैश सहित लगभग 30 लाख से अधिक की संपत्ति डकैत ले गए। बताया गया कि डॉक्टर राजीव एवं उनकी पत्नी डॉक्टर मनीषा भावे दोनों एसकेएमसीएच में डॉक्टर है। घटना के समय घर में डॉक्टर मनीषा भावे अपनी बच्ची और सास के साथ थी। इसी दौरान हथियार से लैस होकर 4 अपराधी घुस आए। सभी को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। अपराधियों ने डॉक्टर मनीषा से गोदरेज की चाबी मांगी। उन्होंने चाबी ससुर के पास होने की बात कही। इसके बाद अपराधियों ने उन्हें ससुर को फोन करने के लिए बोला। मनीषा ने ससुर प्रेमचंद्र प्रसाद सिंह को कॉल कर घर बुलाया। जब ससुर घर आए तब मनीषा ने उन्हें गोदरेज की चाबी देने को कहा। ससुर ने अपराधियों को गोदरेज की चाबी दे दी। घटना के वक्त डॉक्टर मनीषा के पति डॉक्टर राजीव घर पर नहीं थे। जब अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए तब मनीषा ने पड़ोसी के मोबाइल से कॉल कर घटना की जानकारी दी। आनन फानन में राजीव घर पहुंचे। नजारा देखकर वह सनन रह गए। इधर सूचना पर सदर पुलिस के साथ एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। खोजी कुत्ते को भी बुलाया गया। आशंका जताई जा रही है कि घर के आसपास के लोगों ने लाइनर की भूमिका निभाई है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। लोग थे। पहले एक लड़का अंदर आया, वो बोला कि डॉक्टर साहब है, तो मुझे लगा कि कोई हॉस्पिटल का स्टाफ होगा। फिर वो जब तक हम कुछ बोलते तब तक वो मेरे को गन सटा दिया यहाँ पे, वहीं बाहर में गेट पे ही। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ सब यहाँ बैठी हुई थी, तो बउआ सब मेरा यहीं था, तो यहाँ आकर के उनको फिर गन पॉइंट पे ले लिया। फिर हम मेरे को बोला कि हमको कैश चाहिए और पैसे चाहिए। हम बोले कि ठीक है, हम सब कुछ देंगे तुमको, पर तुम्हारे बच्चा लोग को कुछ हार्म नहीं करो तुम। तो फिर सबको इस कमरे में बिठा दिए ले जा करके। फिर मेरे को ऊपर ले गया कि ऊपर कौन रहता है, तो हम बोले ऊपर कोई नहीं रहता, सिर्फ हम रहते हैं ऊपर। फिर सारा जाके कमरा चेक किया वो लोग। फिर नीचे आए तो मेरे को बोला कि गोदरेज सबका चाबी दीजिए। तो हम बोले कि गोदरेज का चाबी मेरे पास नहीं है, मेरे फादर इन लॉ रखते हैं। तो बोला कि ठीक है, तो उनको बुलाइए। फिर हम पापा को कॉल करके, अपने फ़ोन से हम कॉल करके पापा को बुलाए। पापा को बोले कि पापा 4-5 लोग घर में घुस गए हैं। उन लोगों से हम कहे कि तुम लोग अंदर चले जाना, नहीं तो पापा आएंगे तो पापा पैनिक करेंगे। तो फिर वो लोग मेरे को मतलब पापा को हम बताए, पापा 4-5 लोग अंदर आ गए हैं, तो आप उन लोगों को चाबी दे दीजिए। तो पापा फिर चाबी दे दिए उन लोगों को निकाल के। फिर हम उसको खुद ही इस कमरे में लेके आए। हम बोले कि उस कमरे में जो है, उस वाली अलमीरा में जो है सारा ज्वेलरी वहीं रहता है, तो आप वहाँ से ले लीजिए।
फिर वो लोग खुद ही खोल करके जितना ज्वेलरी था उसमें से वो निकाला। फिर ये वाला गोदरेज का चाबी मांगा तो मेरी माताजी को नहीं ध्यान था कि चाबी कहाँ है, तो हम खुद ही चाबी उन लोगों को दिए कि लो इसको खोल लो। इसमें भी जो ज्वेलरी था वो निकाला। उसके बाद जितना भी अलमीरा था सबको खोल वोल के देखा। फिर बोला मेरे को कि हम लोग तो सबका मुंह हाथ बांध देते हैं, तो हम आप लोगों का भी मुंह हाथ बांधेंगे। तो हम बोले कि मुंह हाथ मत बांधो, सब ओल्ड लोग हैं, इन लोग हार्ट के पेशेंट हैं, मतलब कुछ हो जाएगा इन लोगों को, तो हम लोग सबको एक ही कमरे में बंद कर दो और फिर तुम लोग चले जाओ। फिर हम लोग सबको यहीं पे रखा। वो बोला कि हम लोग जा रहे हैं ऊपर तलाशी लेने के लिए। तो फिर जब 15-20 मिनट हो गया हम लोग यहाँ पे थे, तो पापा बोले कि कोई आवाज़ नहीं आ रही, लग रहा है वो लोग चले गए होंगे। तो फिर हम लोग बाहर निकले तो वो लोग चला गया था। मेरा ऊपर का कमरा भी बिल्कुल बिखेर दिया सारा सामान, और बाहर में बाइक लगा हुआ था मेरे ब्रदर इन लॉ का, तो उनका बाइक ले गया। कितने का जेवर ले गया होगा? अब लगभग 4 आदमी का था सारा ज्वेलरी, लगभग मतलब 50 सैलरी का, हाँ सबकी शादी का ज्वेलरी सब था। तो मेरा ईयरिंग में मेरा रिंग, सबके मंगलसूत्र हाथ में सब, गन था? हाँ चारों के सबके हाथ में था। चेहरा खुला हुआ था या बंद था? नहीं, 2 लोग तो मास्क लगा के रखे हुए थे, और 2 लोग जो था वो मतलब टॉवेल से ही पूरा कवर किए हुए था, सिर्फ आईज दिख रहा था हम लोगों का। लगभग 20-30 लाख का ज्वेलरी ले गया है। हाँ, और फिर कैश भी ले गए सब कैश लोग। कितना था? लगभग 2.5 लाख के अराउंड, 2-2.5 लाख के अराउंड था। और ज्वेलरी कितने का होगा लगभग? ज्वेलरी नहीं तो 30 लाख 40 लाख के अराउंड का तो होगा ही। घटना इंसिडेंट हुई है, 4 लोगों ने इसको अंजाम दिया है, और जैसा विक्टिम है वो बता रही है कि 4 लोग उनके घर में आए थे। तो इसको हम रॉबरी में या लूट में इसको शामिल करते हैं। जांच चल रही है इसकी। उनका कुछ सोने का आभूषण है, चांदी के भी है, कुछ कैश भी है उनका, 10,000 के आसपास बता रही है। उसको ले गए। एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन बताया जा रहा है उनके द्वारा कि 20 लाख के अराउंड चोरी हुई है हमारे यहाँ से। आगे जांच चल रही है उसमें। शाम को भी जांच टीम आई थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है और वो अपना काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदी हसन चौक स्थित एक कंसल्टेंसी ने नौकरी के लिए विदेश भेजने के नाम पर 17 बेरोजगारों को फर्जी वीजा और फर्जी हवाई टिकट देकर ठगी किया है। पुलिस ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। नौकरी के नाम पर उज्बेकिस्तान भेजने के लिए 17 युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई। ठगी के शिकार युवक मुजफ्फरपुर के अलावा बेगूसराय, समस्तीपुर और सिवान सहित कई जिलों के हैं। पारू के शाहिद रजा समेत 17 युवाओं ने एफआईआर के लिए ब्रह्मपुरा थाने में आवेदन दिया है। जब उज्बेकिस्तान जाने के लिए सभी युवा दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पता चला कि वीजा और हवाई टिकट फर्जी है। इन लोगों ने कंसल्टेंसी संचालक को कॉल की तो जवाब मिला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, वापस आइए, बाद में फिर से वीजा और टिकट दिया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में युवाओं ने जब एम्बेसी से संपर्क किया तब सभी वीजा फर्जी निकला। दिल्ली से लौटे 17 युवाओं ने ब्रह्मपुरा थाने में इसकी शिकायत की। इसके बाद प्रभारी थानेदार पप्पू कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने ब्रह्मपुरा में कंसल्टेंसी के कार्यालय में छापेमारी की। ताला तोड़कर पुलिस जब अंदर घुसी तो एक कंप्यूटर, प्रिंटर और कई आपत्तिजनक कागजात मिले। पुलिस ने सामान जब्त करने के बाद कार्यालय को ताला लगाकर सील कर दिया गया है। इसमें स्थानीय माजिद खान नामक मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है। युवाओं ने बताया कि उन लोगों ने विज्ञापन देखकर संपर्क किया था। इन युवाओं से 62,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की ठगी की गई। वीजा और टिकट के लिए युवकों से अलग अलग 4 बैंक अकाउंट में रुपए लिए गए। चारों बैंक अकाउंट अलग अलग नाम के हैं। पुलिस ने उस मकान मालिक से भी पूछताछ की जिसमें कंसल्टेंसी संचालित हो रहा था। मकान मालिक फरहान अजीज खान ने पुलिस को बताया कि उसने साउथ दिल्ली के निवासी अब्दुल्ला रिजवी ने इकरारनामा पर मकान किराए में लिया था। कार्यालय से जुड़े 2 अन्य लोगों को पुलिस ने उठाया है। फिलहाल बैंक अकाउंट को फ्रीज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जैसे कि मुजफ्फरपुर के एजेंट के पास हम लोग आए थे, पैसा दिए थे। पूरा विवरण मैंने कुछ इस तरह है कि ये लोगों का गाड़ी गया था हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट सिवान में, और उसके जरिए हम लोग कांटेक्ट किए, आए और पासपोर्ट दिए। इन लोगों ने कहा कि वीजा देने के और टिकट देने के बाद ही हम पूरा पैसा लेंगे, और इन लोगों ने वैसा ही किया। टिकट भी दिया, वीजा भी दिया, और उसके बाद सारे पैसा हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद ये लोग हमें भेजे वहाँ दिल्ली,
फ्लाइट वाले दिन 30 तारीख को 29, 30 और 31 को हम लोग का सभी लोगों का फ्लाइट था। कुल हम लोग 28 आदमी थे। उसके बाद से इन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया। वहाँ पे उनका कोई ऑफिस नहीं था और उसके बाद से जब नंबर ऑफ हो गया तो हम लोग 1-2 दिन इंतजार किए, नंबर नहीं खुला तो हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुर थाना में हम लोग कंप्लेन करने आए हैं। कहाँ पे किसके यहाँ पैसा दिए? पैसा वहाँ पे जो थे वो आकाश सिंह थे और जयप्रकाश थे, माजिद सर थे और में पैसा कहाँ दिए? ये मेहदी हसन चौक पे यूरो कंसल्टेंसी करके एक ऑफिस है, उन्हीं के पास दिए थे। इसमें आरिफ है, आरिफ ने पैसा लिया था, कहाँ जाने वाले? साहिल ने लिया था। हम लोग का वीजा लगा था उज्बेकिस्तान का। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग सिवान के रहने वाले, सब लोग सिवान सब लोग सिवान के। हाँ, इस बात में आई कि यूरो कंसल्टेंसी नाम से एक ऑफिस चल रहा था ब्रह्मपुरा में मेहदी हसन चौक पे, जो मतलब उज्बेकिस्तान भेजने के नाम पे सभी से पैसा ठगी किया है और सबका पासपोर्ट लेके चला गया था और टिकट भी शायद फर्जी है, उसकी जांच कराई जा रही है। सभी लोग दिल्ली चले गए थे कि 2 तारीख किसी 1 तारीख को सबको भेजना था उज्बेकिस्तान दिल्ली के से होते हुए। तो वहाँ पे सभी लोग जमा हुए और उसके मतलब उन लोग को फिर पता चला कि बाद में कि उन लोग जो फर्जी किए हैं, गलत टिकट दिए हैं और बोले कि आप लोग का टिकट कैंसिल हो गया है। वहाँ से सभी लोग आए और यहाँ ऑफिस भी पर गए तो ऑफिस बंद मिला। फिर हमारे थाने पे ब्रह्मपुरा थाने पे आए और इसका लिखित शिकायत दिए, जिससे प्राथमिकी दर्ज करके उसमें जो भी कंप्यूटर वगैरह था उस ऑफिस में हम लोग जब्त कर लिए हैं, उसको जांच हेतु भेजेंगे और उसमें 3-4 खाते पे पैसा भेजा गया था, वो सब फ्रीज किया जा रहा है सभी खाते को ना। किसी का 62,500, 70,000 जो जितना हुआ वो सभी डिटेल्स दिए हैं अपना अपना कि कितना कौन दिए हैं। लगभग 25 से 30 लोगों को शिकायत मिल चुकी है और सभी का प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। FIR किसी निम्न के खाता धारक के विरुद्ध किया गया है, क्योंकि सही से नाम पता किनको मालूम नहीं था, अधूरा नाम सबके द्वारा दिया गया है, तो खाते धारक और मोबाइल धारक के विरुद्ध केस किया गया है। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन मुजफ्फरपुर पहुंचे। रवि किशन का एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। इस दौरान अभिनेता रवि किशन ने अपने प्रशंसकों को हर हर महादेव कहकर अभिवादन किया। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रवि किशन ने कहा कि मुजफ्फरपुर से उनकी कई यादें जुड़ी है, सभी यादें ताज़ा हो गई। वहीं बिहार में NDA सरकार बनने को लेकर उन्होंने कहा कि अब बिहार में विकास होगा, सभी जाति वर्ग का विकास होगा, बिहार से माफिया राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पूरा बिहार राममय हो गया है। यह बहुत हमारी पुरानी यादें भोजपुरी का रहा है, पूरा जाग गईल बा और बहुत अच्छा भी जाते ही कहें कि पार्लियामेंट बाटे एयरपोर्ट पहुंचे के बाद बहुत अच्छा लगा। बिहार में मुजफ्फरपुर बहुत सुंदर, अभी पूरा राममय हो जाए बिहार, पूरा बिहार राममय, मथुरा काशी का क्या है? पूरा राममय हुई बिहार और बहुत विकास हुई, गरीब का हुई, अति पिछड़ा का हुई, दलित समाज के हुई। अब बिहार में सिर्फ विकास होगा और कुल माफियागिरी और सब पे नकेल कसा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ विकास होगा बिहार में। बिहार में भी योगी नहीं हो, अब विकास हुई, अपने आप कुल शांत हो जाइए, जनता बहुत प्रसन्न है सरकार बनने से। सोमवार को सीतामढ़ी जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा ने NDA में CM नीतीश के आने और बीजेपी की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी NDA में वापसी होगी ताकि बिहार का विकास अच्छे से हो सके। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार गलत जगह चले गए थे। राजद और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू के दोनों लाल तो खुद नीतीश कुमार की कृपा से उप मुख्यमंत्री और मंत्री बन सके, अब बेरोजगार हो गए तो विरोध करना शुरू कर दिया। सारा काम नीतीश कुमार का ही किया हुआ है, फिर चाहे नौकरी हो या दूसरा काम, सब कुछ पूर्व की NDA सरकार और नीतीश कुमार ने किया है। अच्छा हो गया, हम तो बार बार कह रहे थे नीतीश जी से कि आप गलत जगह चले गए हैं। अंत में आकर उनको भी एहसास हुआ और आ गए।
खुशी की बात है, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आगे हम लोग खेला करेंगे क्योंकि हमारे काम का क्रेडिट नीतीश जी लेना। अरे भैया वो तो नीतीश जी की कृपा हुई कि इतने दिन फिर सरकार में रह गए, वरना जिस गठबंधन की सरकार आज है इसी को जनता ने मैंडेट दिया था। तो तेजस्वी जी बेवजह बिना मतलब का बोलते हैं। ठीक है कि विपक्ष में है तो कुछ तो बोलेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। विद्यालय रसोइयों की सरकार कर्मचारी का दर्जा देने, रसोइयों को पेंशन, पीएफ, छुट्टी सहित सभी जनवादी अधिकार देने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन के बैनर तले तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर समाहर नाले में प्रदर्शन किया गया। रसोइयों ने कहा कि अभी रोज 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, जो बहुत ही कम है। अभी के समय में 50 रुपए में क्या होता है? अगर मांगे जल्द ही नहीं मानी गई तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हमको यह कहना है नीतीश जी से, तो उनको पास में पैसा नहीं था तो हम लोग के बहाली क्यों किए? 2 महीना के वेतन क्यों काटते हैं? सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं हम लोग के वेतन देते हैं? 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना के वेतन देते हैं। सरकारी जितना मजदूरी है उतना हम लोग के मजदूरी दे। 22,000 हम लोग के मांग है, 22,000 पूरी करो, और नहीं तो इस बार उनको कुर्सी छीना जाएगा तो छीना जाएगा। हम लोग के 2 महीना के वेतन काटते हैं, इसलिए तो उनको कुर्ता नहीं है, धोती नहीं है, जूता नहीं है, इसलिए वेतन काट के वो अपने पूरा शरीर के अपने कुर्ता धोती जूता खरीद के इलेक्शन में लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी है। दीदी लोग, रसोइया दीदी लोग वोट दे के उनको कुर्सी पर 20 साल से बैठा दिए हैं, इसीलिए से हम लोग के चित्ते गिरा दिए, घबरा में गिरा दिए, कुआं में गिरा दिए। उनको शर्म होना चाहिए नीतीश जी के। उनको तो अपना पत्नी है नहीं तो दूसरा को लेडीज को क्या दर्द समझेंगे? कोई बात नहीं, हमको खाना बनाती है 43 रुपया का रोज है, उसको पेट भरेगा। झगड़ा लड़ाई बलुई चढ़ा के लेते ही चढ़ा के ले आती है, नीतीश कुमार कहती है। मांगे हैं जो ये केंद्र और राज्य सरकार मिलके बिहार में जो विद्यालय में मध्याह्न भोजन का काम चला रही है और ढिढोरा पीट रही है कि मैं बच्चों को खाना खिलाता हूं, और जिनके बदौलत बच्चों को खाना मिलता है ये रसोइया दीदी लोग खुद भूखी रहने के नौबत में हैं। ये सरकार के रवैये के कारण सारा दिन काम करने पर इनको 43 रुपया रोज दिया जाता है, जिससे कि आज के महंगाई के ज़माने में 1 किलो चावल भी संभव नहीं है। इसीलिए हमारी तमाम रसोइया दीदी लोग आक्रोशित होकर के प्रदर्शन करने आई है जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के समक्ष, और ये बिहार सरकार को चेतावनी है कि हमारी जो मुख्य मांग है 22,000 रुपया और 12 महीना काम करने के बाद 10 महीने का जो वेतन दिया जाता है, इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए, और इससे संबंधित हमारी 14 सूत्री मांगे हैं, उसको लेकर के रोषपूर्ण प्रदर्शन है। जो ये महिलाओं के साथ खास करके जिसमें ज़्यादातर रसोइया दीदी लोग हैं, इनके साथ जो सरकार साजिशपूर्ण तरीके से अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन होने जा रहा है। विश्व कैंसर दिवस पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर और टाटा मेमोरियल सेंटर की ओर से सोमवार को जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में जीएनएम एवं एएनएम की छात्राओं ने स्लोगन, तख्तिया, बैनर, पोस्टर से लोगों को इस बीमारी से अवगत करवाया। साथ ही समाज में फैली हुई विभिन्न भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी। रैली में शामिल डॉक्टर करुणा ने बताया कि कैंसर के खतरों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने, इसके लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आज की इस रैली के माध्यम से लोगों को तंबाकू उत्पाद छोड़ने और उससे होने वाली कैंसर के विषय में जागरूक किया गया। पहले तो मैं डॉक्टर करुणा हूँ, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल से, और सबको पता है कि 4 फेब से लेके 11 फेब तक हमारा वर्ल्ड कैंसर वीक चल रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये जागरूकता अभियान लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि जानते हैं लोग फिर भी अभी भी जो है सावधानी नहीं बरतते, अभी भी तंबाकू खाते हैं। उसके लिए हमने आज ये जागरूकता अभियान निकाला है, जिसमें कि एएनएम कॉलेज की जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो इस रैली को स्टार्ट किया उन्होंने। कितने इसमें एएनएम में शामिल है? 73 टोटल जो है 80 स्टाफ्स हैं, बाकी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हैं और कुछ और स्टाफ्स हैं।
सोशल मीडिया पर मुजफ्फरपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक को लाठी, डंडे और बैट से पीट रहे हैं। युवक को इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गया। मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही स्थित मेहता पिच का बताया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो एक दिन पहले का है। मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वीडियो को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें दिव्यम गौतम को अकेला पाकर बुरी तरीके से पीटा गया। परिजनों ने 4 नामजद एवं अज्ञात के खिलाफ सदर थाने में आवेदन दिया है। आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला आता है और वीडियो की जांच की तो पाया वो वीडियो सही है और उसके विरुद्ध जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़ित को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। उसकी हालत भी अब स्टेबल है, वहाँ से डिस्चार्ज भी हो गया है। अभी प्रथम दृष्टया जांच तो चली रही है, उसमें ऐसा नहीं है। अब आपस में 2 गुट थे, आपस में ईगो इश्यू थे, वो आपस में भिड़ गए एक दूसरे से, तो वो लड़का अकेला पड़ गया और मारपीट का मामला हुआ उसमें। हालत उसकी स्टेबल है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और बाकी का मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह वो ले लेंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए चल रहा है। आगे क्या कार्रवाई, क्या हुआ आगे वही इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी। जो भी धाराएं उसमें दर्ज की गई हैं उसमें 307, 341, 323 उनमें आरोप पत्र गठित करके उसको किया जाएगा। उसमें वीडियो में किसी आरोपी की पहचान, आरोपी की पहचान उसमें शिनाख्त कर रहे हैं, उसमें क्लियर उसमें फुटेज नहीं दिख रही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको एफएसएल भिजवा देंगे उसके लिए, इमेज क्लियर के लिए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल पियर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि बरियारपुर में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। थानेदार पंकज यादव ने टीम बनाकर मौके पर छापेमारी की और 2 अपराधियों को धर दबोचा। दोनों की पहचान पियर थाना के बरियारपुर निवासी राजू कुमार और मुन्ना गिरी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। मुन्ना गिरी पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं। थानेदार पंकज यादव ने बताया कि इनके गिरोह के अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 4/2/2024 को सूचना मिली कि बरियारपुर में 2 अपराधकर्मी जिनका नाम राजू कुमार है और मुन्ना गिरी है, अवैध हथियार रखकर किसी अपराध की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई, जिसमें से दोनों व्यक्ति को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। मुन्ना गिरी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वो 2018 में शस्त्र अधिनियम के कांडों में जेल जा चुके हैं। आगे क्या कार्रवाई की गई? दोनों को विधिवत कानूनी कार्रवाई करके और जेल भेजा गया है। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने पर कांग्रेस थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन उसका नुकसान खुद जदयू को भी उठाना पड़ेगा। कांग्रेस के मुजफ्फरपुर प्रभारी पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार ने ये बातें सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केवल राम मंदिर के नाम पर और 2 वर्गों के लड़ाई से इस देश का भला होने वाला नहीं है। बेरोजगारी और गरीबी इस देश की मुख्य समस्या है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारा गठबंधन काफ़ी मजबूत है और लोकसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोग को ये नामजद किया गया है। इसमें हमको अपने संगठन का हालचाल देखने कि हमारा संगठन कैसा काम कर रहा है, कमेटी यहाँ बनी कि नहीं बनी, प्रखंड की कमेटी बनी कि नहीं बनी, पंचायतों की कमेटी बनी या बूथ की कमेटी बनी है कि नहीं, इन चीज़ों को। दूसरा कि हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या स्थिति है, वे लोग आए हैं कि नहीं कार्यक्रम में। और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अलावे भी जो 500 विंग है, किसान का विंग है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन वोट के मामले में बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार जी बिहार में जरूर छोड़ के हम लोग चले गए हैं, थोड़ा नुकसान वो जरूर पहुंचाएंगे हम लोग को, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी का हो गया। नीतीश कुमार जी के बात पर आज कोई विश्वास करने वाला आदमी नहीं रह गया। सब लोग समझता है कि ये कब कहाँ चले जाएंगे कहना मुश्किल है।
फिर से चर्चा हो रही है कि 12 तारीख को जो विश्वास मत प्राप्त हो रहा है। हमको रास्ते में एक आदमी ने फ़ोन पर बात किया और कहा कि नीतीश जी नहीं चाहते हैं क्या ये सरकार रहे, चल जाए 12 को। भाई नीतीश जी की सरकार है, ये कैसा मजाक आप कर रहे हैं? तो नहीं, लोग चर्चा करता है। हमें नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन गठबंधन बहुत मजबूत है और लड़ाई के लिए पूर्णतः तैयार है देश। और बिना काम के केवल राम मंदिर और 2 वर्गों की लड़ाई करने से इस देश का कल्याण नहीं होने वाला है। एक मंदिर से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो हजारों हजार मंदिर है, हर गांव में ठाकुरवाड़ी है, उसकी पूजा होती है। पूजा तो मंदिर में होगी, लेकिन असली पूजा किसकी होगी? बेरोजगारी दूर करिएगा, शिक्षा का अच्छा इंतजाम करिएगा, अस्पताल का अच्छा इंतजाम करिएगा, लोगों को नौकरी दीजिएगा, पढ़ाई करिएगा, भुखमरी दूर करिएगा, तब इससे होगा। बेसिक जो समस्याएं हैं उस पर नरेंद्र मोदी जी कभी भी ध्यान नहीं देते, उसकी चर्चा भी कभी नहीं करते हैं। कहीं काशी की बात करते हैं तो कहीं अयोध्या की बात करते हैं तो कहीं दूसरी जगह की बात करते हैं, केवल मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कहीं मस्जिद जमाने की बात करते हैं। इससे देश का कल्याण होगा। इंडी गठबंधन की स्थिति यूपी, पंजाब और उत्तर प्रदेश, वहाँ आपको सीमित दायरे में रखा जा रहा है। उस स्थिति में कैसे आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि मजबूती? ऐसा नहीं है कि हम मजबूती से इस गठबंधन के साथ हैं। जहाँ नंबर ऑफ सीट्स का सवाल है वहाँ नंबर ऑफ सीट्स में जिससे हमारा समझौता है जिन प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे यहाँ लालू प्रसाद जी की सीटें अधिक हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उनको सीटें अधिक होंगी। अगर नीतीश जी होते तो उनका भी होता, नहीं तो उनके बाद कांग्रेस की स्थिति है तो कांग्रेस लड़ेगी। युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर की ओर से मारीपुर में आयोजित रक्तदान शिविर में 46 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। युवा रक्तदाता ग्रुप के संस्थापक गोपी मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई रक्तवीर और रक्त वीरांगना आकर अपना रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया और कैंसर पीड़ित मरीज को हर 15 दिनों में रक्त की ज़रूरत होती है। उन सभी के लिए और जिन्हें रक्त की ज़रूरत होती है उन्हें बिना डोनर के भी रक्त प्रदान किया जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि 1 यूनिट रक्तदान करते हैं तब 3 लोगों की जान आसानी से बचाई जा सकती है। इसलिए रक्तदान महादान है, जब भी मौका मिले अवश्य करें। मौके पर विकी जॉन, आयुष राज, रेयान, आकाश सिंह राजपूत, नेहा रंजन, सुरुचि भारती, पल्लवी प्रिया सहित कई अन्य लोग मौजूद हैं। आज युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर की ओर से सिटी ब्लड बैंक मारीपुर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कल तक 41 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अभी तक 28 लोगों ने आकर के अपना रक्तदान किया है। अभी 5 बजे तक रक्तदान चलेगा। तो अभी आंकड़ा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग आए हैं यहाँ पे रक्तदान करने, और भी दूर दूर से चल के आए हैं। रक्त वीरांगनाएँ आए हैं जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक से देख करके अपना यहाँ रक्तदान करने, तो बहुत खुशी मिलता है। रक्तदान के लिए सब जागरूक हो रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जिनके घर में कोई रक्तदाता बंधु नहीं है, जो ब्लड नहीं दे सकते हैं, उनको ब्लड की अगर आवश्यकता पड़ती है, उन लोगों के लिए हम काम करते हैं। उन लोगों को बिना डोनर का हम लोग ब्लड दिलवाते हैं। और उन लोगों के लिए जो थैलेसीमिया पेशेंट है, कैंसर पीड़ित है, उनको हर 15 दिन पे ब्लड की आवश्यकता होती है। तो 15 दिन पे तो घर में कोई ब्लड डोनेशन करेंगे नहीं, तो उन लोगों के लिए हम लोग ज़्यादा काम करते हैं कि कैंसर पीड़ित हो गए, जैसे थैलेसीमिया पीड़ित हो गए, तो उन लोगों के लिए ज़्यादातर हम लोग ब्लड पहुँचाते हैं। मुजफ्फरपुर स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में खेले जा रहे तृतीय ललित विजय बिहार राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में यूनाइटेड क्लब सिवान ने बाबू फुटबॉल क्लब सकरा को टाई ब्रेकर में 5 के मुकाबले 6 गोल से पराजित कर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम 1-1 गोल की बराबरी पर रही। नतीजन आयोजन समिति ने मैच परिणाम के लिए टाई ब्रेकर का सहारा लिया, जहां यूनाइटेड क्लब की ओर से 5 गोल दागे गए। वहीं बाबू फुटबॉल क्लब के एक किक को विरोधी टीम ने गोली ने बचाकर मैच का परिणाम अपनी झोली में डाल लिया। हालांकि 62वें मिनट में बाबू एफसी के स्ट्राइकर ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। आज ललित विजय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का
पहला सेमीफाइनल खेला गया जो सीमांत टाई ब्रेकर में जीती है। कल दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा जो मोतिहारी स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी और 11 स्टार जमालपुर के बीच खेला जाएगा ठीक 2 बजे से। आज किन किन टीमों के बीच हुई? आज बाबू FC सकरा और यूनाइटेड क्लब सिवान के बीच खेला गया है मैच, जो टाई ब्रेकर में समाप्त हुआ है। टाई ब्रेकर में 5-4 से वो टीम जीती है और मैच में एक गोल मतलब 6-4 हो गया, 6-5 से ये टीम जीती है। मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा जिला परिषद मार्केट में सोमवार को केयरवेल हेल्थ सेंटर का शुभारंभ किया गया। कुरान खानी के बाद क्लिनिक के ओनर डॉक्टर नसीरुद्दीन अहमद के वालिद सैयद अब्दुल नासिर और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेहताब आलम ने फीता काटकर क्लिनिक का शुभारंभ किया। केयरवेल हेल्थ सेंटर में होम्योपैथिक और एलोपैथिक इलाज एक साथ की जाएगी। स्किन संबंधित सभी समस्याओं का इलाज फिजिशियन डॉक्टर नसीरुद्दीन एवं होम्योपैथिक के डॉक्टर करेंगे। वहीं बच्चों का इलाज डॉक्टर मेहताब आलम करेंगे। उद्घाटन के मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मेहताब आलम है। मैं आज इस क्लिनिक के इनॉग्रेशन पे काफ़ी खुश हूँ। हमारे फ्रेंड हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब, इन्होंने बहुत बेहतर पहल किया है और ये मुजफ्फरपुर के ज़िला परिषद में ये केयरवेल क्लिनिक करके इनॉग्रेशन इन्होंने आज शुरू किया है और हम आशा करते हैं कि यहाँ पे इस क्लिनिक में हम लोग मतलब बहुत अच्छा करेंगे और यहाँ के इस क्षेत्र में दूर सुदूर गांव से जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको हम लोग अच्छे से यहाँ पे देखेंगे, उनका जो भी ट्रीटमेंट है अपने स्तर से बेहतर प्रोवाइड करेंगे। जी, बहुत खुशी हुई इस मौके से हम आए हैं और ये क्लिनिक जो है खोला गया है। मेरा नाम डॉक्टर एस ए नासिर हुआ और ये हमारे लड़के हैं नसीरुद्दीन अहमद, उन्होंने और फिर डॉक्टर मेहताब आलम ने इस क्लिनिक को खोला है। हमारी ख्वाहिश है और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। यहाँ मरीज़ों की अच्छे से अच्छी देखभाल की जाएगी, जो ज़रूरी इलाज होगा वो होगा। और जहाँ तक है जो गांव के मरीज़ आएंगे या आसपास के मरीज़ आएंगे उनको अच्छी से अच्छी सहूलत दी जाएगी। इन बातों के लिए हम जो है दुआ भी करते हैं कि ये क्लिनिक कामयाब हो। यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, मेहताब आलम हैं, नसीरुद्दीन अहमद हैं, ये सब जो है कौम की खिदमत करें और यही हमारी ख्वाहिश है। किस चीज़ का इलाज होगा यहाँ? ये जो है मेहताब आलम तो फिजिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों का इलाज करेंगे और जो दीगर जो बीमारियां हैं उनका इलाज करेंगे, तो ये एलोपैथ हैं। और नसीरुद्दीन अहमद जो हैं वो होम्योपैथ हैं। तो ये एक बड़ी बात इस ज़िला परिषद मार्केट में होगी कि एक ही जगह जो चाहेंगे कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं तो वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएंगे, जो कहेंगे कि हम एलोपैथिक, तो दोनों तरह की सहूलत यहाँ मिलेगी। ये एक बड़ी बात है। एक ही क्लिनिक में होम्योपैथ डॉक्टर और एलोपैथ दोनों बैठेंगे, दोनों तरह की सहूलत होगी यहाँ इंशाअल्लाह। और जो जिस तरह का इलाज चाहेंगे इलाज होगा और ये लोग जिस तरह से जो है अच्छे से अच्छे खिदमात को अंजाम देंगे। मैं डॉक्टर नसीरुद्दीन अहमद और हमने वालिद साहब की दुआ से जो है ज़िला परिषद मार्केट में केयरवेल हेल्थ सेंटर का जो है आज शुरुआत हुई है। और मैं होम्योपैथ फिजिशियन हूँ स्किन डिजीज़ का, और बेहतर से बेहतर हम ये चाहेंगे कि हमारे हाथों से सफ़ा हो। और मेरे साथ जो हैं डॉक्टर मेहताब आलम हैं जो फिजिशियन एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और हम ये चाहेंगे कि जितने बेहतर पेशेंट को सहूलत दें और अच्छा जो है इलाज करते हैं। स्किन का विशेष करके इलाज करते हैं। स्किन का हम होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा अकॉर्डिंग टू सिम्टम के हिसाब से इलाज करते हैं। उसमें जो है हर तरह की डिजीज़ होती है, फंगस इन्फेक्शन होती है, टीनिविया होती है, एक्जिमा होता है, तो इसको हम होम्योपैथिक के द्वारा जो है पूरी तरीके से ठीक करते हैं।
समाज सेविका एवं नागरिक मोर्चा के पूर्व मुख्य संरक्षक तारा देवी की 12वीं पुण्यतिथि पर सोमवार को मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उपस्थित समाज सेवी कन्हैया प्रसाद वर्मा, संत स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद, हरिकिशोर प्रसाद सिंह, अंजनी कुमार पाठक, तारन राय, देवी दयाल सहित अन्य लोगों ने तारा देवी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और 2 मिनट मौन रखकर उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। अंत में उनके पुत्र नागरिक मोर्चा के संस्थापक महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। महान समाज सेविका, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, नागरिक मोर्चा के पूर्व मुख्य संरक्षक, हम लोगों के मार्गदर्शक, परम आदरणीय स्वर्गीय तारा देवी जी का आज 12वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2013 में महान देशभक्त का निधन हुआ। शोषित पीड़ित मानवता की सेवा ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। चाहे हिंदू और मुसलमान कोई भी हो, सबके बीच में जाना, सबकी सेवा करना, सबके सुख दुख में भागीदारी होना, यह उनकी रुचि थी। और अध्यात्म के क्षेत्र में भी, रामदयालु में भी मेरा एक मकान है और वहाँ भी एक माई स्थान है। आज भी वहाँ पर बढ़ चढ़कर सेवा करती थी। जो भी कार्य वहाँ होता था उनको अपने पेंशन मिलता था, किसी की मुहताज नहीं थी कि हमको कोई पैसा देगा तो हम खर्च करेंगे, और अपने पैसा से अपने उस सेवा करती थी। चाहे वो माई स्थान हो, चाहे वो सत्संग आश्रम हो, चाहे वो मंदिर हो, और हिंदू मुसलमान पंखा टोली में सबके साथ उनका इतना बढ़िया व्यवहार रहा कि आज भी सब लोग उनको याद करता है। महाकाल सेवा दल की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर स्थित जालान औषधालय में एक बैठक की गई, जिसमें दल के आगामी 12 फरवरी को 9वें वर्षगांठ मनाने पर विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दल के वर्षगांठ के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 11 फरवरी रविवार के दिन कन्हौली स्थित अभिनव निःशुल्क शिक्षा केंद्र पर पाठ्य सामग्री का वितरण किया जाएगा और शाम में आश्रम घाट पर गंगा आरती और रात्रि में जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण किया जाएगा। वहीं 12 फरवरी सोमवार को बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया जाएगा। मौके पर दल के संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, अध्यक्ष आकाश चौधरी, प्रकाश चौहान, अमरनाथ चौधरी, उज्जवल सहनी, अमित चौहान, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी सहित दल से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। महाकाल सेवा दल जिसके स्थापना दिवस 12 फरवरी को है, ये 9वां स्थापना दिवस है। इस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने विचार किया, जिसके अंतर्गत 11 फरवरी 2024 को कन्हौली विश्वदत्त स्थित अभिनव निःशुल्क शिक्षा केंद्र में बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात आश्रम घाट सूर्य मंदिर पर संध्या आरती और रात्रि में ज़रूरतमंदों को रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उसके उपरांत 12 फरवरी को स्थापना दिवस के दिन रात्रि में बाबा गरीबनाथ धाम में महाश्रृंगार का आयोजन किया गया है। महाकाल सेवा दल की 9वीं वर्षगांठ 12 फरवरी को है, जिसको लेकर के आज एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महाकाल सेवा दल के द्वारा 11 फरवरी को ज़रूरतमंद बच्चों के बीच पाठन सामग्री का वितरण किया जाएगा और संध्या में सूर्य मंदिर घाट पे अखाड़ा घाट में गंगा आरती और रात्रि में ज़रूरतमंद लोगों के बीच में भोजन वितरण किया जाएगा। और 12 फरवरी स्थापना दिवस के दिन बाबा गरीबनाथ जी का भव्य श्रृंगार आरती किया जाएगा। सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया है और सभी लोग शामिल हुए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।